हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के नियम के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी क्लास 12 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो एग्जाम का एग्जाम बोर्ड होने वाला है पेपर, उसमें किरचॉफ का जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। किरचॉफ ने दो नियम दिए। जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे उन्होंने दो नियम दिया है। एक, किसी परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालने के लिए, तथा किसी परिपथ के प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर दोनों के मान निकालने के लिए। क्योंकि हम इसका मान ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन किरचॉफ का नियम यह है जब कोई जटिल परिपथ हो। क्या हो? जटिल परिपथ। जटिल परिपथ का मतलब ऐसे हो। आइए हम एक जटिल परिपथ बनाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई एक जटिल परिपथ है। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक जटिल परिपथ है। यदि हमें इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना हो, या इन प्रतिरोधों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात करना हो, तो हम किरचॉफ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किरचॉफ ने अपना नियम धारा, इसके लिए किरचॉफ ने अपना नियम धारा तथा विभवांतर के लिए दिया। तो चलिए हम बात करते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है और ये किस नियम पर आधारित है और इसमें क्या क्या बातें हैं। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो किरचॉफ का नियम है, पहला नियम, किरचॉफ का जो पहला नियम है, इसे हम कहते हैं संधि का नियम। क्या कहते हैं? संधि नियम। इसे हम कहते हैं संधि नियम। देखिए, संधि से नियम से लिखा है, तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पे संधि की बात होगी। संधि की, वो हिंदी वाली संधि की बात नहीं। हाँ, उसी जैसा संधि होगा जहाँ मेल होना। संधि का मतलब क्या होता है? मेल। दो अक्षरों का मेल संधि हो जाता है। ऐसे इसमें दो धाराओं का मेल होगा। इसमें क्या होगा? दो धाराओं का मेल या दो से अधिक धाराओं का मेल की बात की जाएगी। ठीक है, चलिए हमको बताते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से धारा, एक बार यहाँ से धारा बहाते हैं, दूसरी धारा हम यहाँ से बहाते हैं इस बिंदु पर। ठीक है, फिर बाद में यह धारा इस तरफ चली जाती है, और यहीं से एक धारा इस तरफ चली जाती है, और यहीं से एक धारा इस तरफ चली जाती है। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ ने का जो संधि का नियम कहता है कि संधि, जहाँ पे संधि हो रही है, संधि का मतलब मेल, संधि का मतलब मेल, तो मेल इन परिपथ में इन धाराओं की जो दिशा है, धाराओं की जो परिपथ है, इनका मेल जहाँ हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि संधि की ओर आने वाली, मान लीजिए इसका नाम I1 रख दें, तो इसका नाम I2 रख दें, इसका नाम I3, इसका नाम I4, इसका नाम I5। तो इन्होंने ये कहा है कि जो संधि का नियम है, संधि जहाँ पे संधि हो रही है, वहाँ पर आने वाली धाराओं, जो आने वाली धारा है, इनमें इस संधि में आने वाली धारा क्या है? I1 है, एक I2 है। एक हमारी क्या है? I1 आ रही है, और एक क्या आ रही है? I2 आ रही है। तो उन्होंने कहा जो आने वाली धारा है, उनका जो धारा होती है, इसका योग जो होगा वो धनात्मक होगा। यानी आने वाली संधि की ओर, मान लीजिए हमारा कोई संधि, मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है, इसमें धारा बह रही है, ये जाने वाली धारा है, ये भी जाने वाली धारा है। आपको हम समझा रहे हैं, ये ऐसे देखिए, ये हमारी एक धारा आ रही है, एक धारा इस तरफ से आ रही है। ठीक है, और हम कुछ ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। एक मिनट, चलिए देखिए, हमारी ये जो है, ये हमारा जो प्लेट है, इस प्लेट को आप देख रहे हैं, हमारा संधि प्लेट है, जहाँ पर हमारी धाराओं का, दो धाराओं की संधि होगी। देखिए, हम इसको ऐसे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ से धाराएं, एक धारा इस तरफ से इस बिंदु पर आ रही है, एक तरफ से इस बिंदु पर धारा आ रही है। ठीक है, ऐसे आ रही है। अब हम आपको ऐसे करके दिखाते हैं। और जब यही बिंदु, यही धारा एक जगह पे आ गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ से जब एक धारा इस तरफ निकल जाए,
एक धारा इससे निकल जाए, एक धारा मान लीजिए कि 3 से 4 जगहों से धारा निकल जाए, तो हम जो धारा प्लेट की ओर आ रही है इसे हम धनात्मक करते हैं। मान लीजिए ये वाला जो बिंदु संधि का है वो वाला बिंदु यहाँ पर है, तो ये जो धारा की ओर, धारा की संधि की ओर जो धारा आ रही है वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव ली जाती है। ठीक है, किरचॉफ के नियम के अनुसार ये जो धारा आएगी इसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इस बिंदु से होकर जाने वाली होगी, जो बिंदु से जाने वाली है, संधि से जाने वाली होगी, यहाँ से जो निकलेगी धारा, जो धारा निकलेगी इसका मान हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, इसका मान हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। क्योंकि इस पहले वाले नियम में यह है कि किसी संधि पर आने वाली धारा का मान और जाने वाली धारा का मान का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय का योग अगर वो पॉजिटिव है तो उसका चिन्ह पॉजिटिव लिया जाएगा, निगेटिव है तो निगेटिव लिया जाएगा, फिर उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा I1 संधि की ओर आ रहा है, अर्थात आने वाली धारा प्लस होगी, तो हमारा जो I1 है ये प्लस होगा। हमें इसका बीजगणितीय योग करना है, प्लस प्लस, फिर I2 ये भी संधि पर आ रही है, ये भी इस तरह आ रही है, अर्थात ये भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। अब देखिए यहाँ पर ये इस बिंदु से जा रहे हैं, तो जाने वाली संधि से जाने वाली जो धाराएं हैं उनको हम ऋणात्मक लेते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ऋणात्मक। और ये जो मान होगा ये भी संधि से जा रही है, ये भी संधि से जा रही है, अर्थात हमारा I4 भी ऋणात्मक होगा और I5 भी हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी की, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, और यहाँ से 6 एम्पियर की धारा बह रही है, कितनी की, 6 एम्पियर की धारा बह रही है। तो देखिए यहाँ से 5 एम्पियर की धारा बही और यहाँ से 6 एम्पियर की धारा बही, टोटल कितने हुए, 11 एम्पियर धारा। तो जब यहाँ पर 11 एम्पियर की धारा आई तो यहाँ से भी यहाँ से जो धारा गुजर रही है, यहाँ से भी जो धारा गुजर रही है, यहाँ से भी धारा जो गुजर रही है, उनका जब हम योग करेंगे हमें कितना मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए, क्योंकि 5 एम्पियर ये आ रहा है, 6 एम्पियर ये, मिलकर 11, और जब ये 3 भागों में जाएगा तो इनका भी योग क्या होना चाहिए, 11। मान लीजिए I3 में हमारा 5 एम्पियर की धारा बह गई, 5 एम्पियर की, ठीक है, तथा इसमें हमारा 2 एम्पियर की धारा बही, इसमें हमारी कितनी की बही, 2 एम्पियर की धारा, 5 2 7 हो गए। तो इसमें कितनी एम्पियर की धारा बहेगी, क्योंकि पूरा 11 होना चाहिए, 5 और 2 7, तो इसमें हमारी कितनी एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा बहेगी। क्यों बहेगी, क्योंकि आने वाली धाराओं का योग 11 है, तो जाने वाली धाराओं का योग भी 11 ही होना चाहिए। और जब हम इनका बीजगणितीय योग करेंगे, देखिए ये आने वाली धारा है तो ये प्लस में होगी, प्लस में क्या होगा, 6 होगा। अब जाने वाली धारा क्या है, -5, फिर जाने वाली धारा क्या है, -2, फिर जाने वाली धारा क्या है, -4। और हमें किरचॉफ का नियम कहता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान धनात्मक तथा संधि से जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक होता है। जब इनका हम योग करते हैं, इनका हम बीजगणितीय योग करते हैं तो क्या होता है, शून्य होता है। आइए आपको दिखाएं, 5 6 11, अब देखिए 5 2 7 7 4 11, लेकिन -6 के 7, तो क्या हो गया हमारा 0, हमारा बीजगणितीय योग 0 है, अर्थात किरचॉफ का जो संधि नियम है वो हमारा सही है। ठीक है, चलिए हम इसको आप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है कि संधि का नियम क्या है किरचॉफ का। हमने आपको बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का मान और संधि से जाने वाली धाराओं का मान जो है, यदि हम इनका बीजगणितीय योग करते हैं तो हमारा क्या होता है, शून्य होता है। यही बात इसमें कहा है कि वैद्युत परिपथ में, इस वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा, ये वाली धारा और ये वाली धारा, मिलने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो हमारा शून्य होता है। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो संधि की ओर आने वाली धारा है तथा संधि से जाने वाली जो धारा है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह हमारा कौन सा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम। चलिए अब हम किसकी बात करेंगे, किरचॉफ के द्वितीय नियम का, जिसे हम लूप नियम या वोल्ट का नियम कहते हैं, जिसे हम
वोल्टता नियम कहते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार मान लीजिए इसमें अगर बहने वाली धारा I1 है और इस सेल के द्वारा बहने वाली धारा I2 है और इस प्रतिरोध में R1, इस प्रतिरोध R2, इस प्रतिरोध का नाम R3 है, तो इनके द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में बहने वाली जो धारा है उन धाराओं का योग तथा उन धाराओं तथा उन प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है, इन धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल, इन धाराओं तथा प्रतिरोधों का गुणनफल तथा इसमें बहने वाली धारा तथा इसमें बहने वाली धारा तथा इस प्रतिरोध का जो गुणनफल है, इनका यदि हम बीजगणितीय योग करें तो इस परिपथ में जो उत्पन्न विभवांतर है उसके बराबर होता है। क्या होता है? उसके बराबर होता है। फिर सुनिए, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसमें लगे हुए जो संगत प्रतिरोध हैं, जो उनका गुणनफल जो है वह हम कह सकते हैं कि विभवांतर के बराबर होता है, या तो इनमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें दो बात है, आप विभवांतर की बात भी कर सकते हैं, एक विद्युत वाहक बल की। चलिए, इसमें आप अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो काफ़ी सही है। देखिए, इसमें हम यही कहेंगे कि किसी परिपथ में, एक परिपथ ले रहे हैं हम, हाँ, मान लीजिए ये कोई परिपथ है और इसमें प्रतिरोध लगे हैं, ऐसे प्रतिरोध लगे हैं और इसमें बहने वाली धारा अगर I है तो इस प्रतिरोध का I में गुणनफल, इस प्रतिरोध का I में गुणनफल करके इनका अगर हम बीजगणितीय योग करें तो इस परिपथ में उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग होगा इन धाराओं तथा प्रतिरोधों के बीच के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? लूप का नियम कहता है। ठीक है, चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। चलिए, हमने इसको लिख दिया है कि क्या है। देखिए, कह रहा है कि किसी परिपथ में, हमने एक परिपथ लिया, इस परिपथ में बहने वाली धारा, इसमें जो बहने वाली धारा है तथा इसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है, मान लीजिए इसमें I1 धारा है तो I1 तथा इसके संगत प्रतिरोध R1 तथा प्रतिरोध का गुणनफल, इसका हमने गुणनफल जो है, और दूसरी धारा जो I2 है और इसके प्रतिरोध R1 का जो गुणनफल है वह बराबर होता है। किसके बराबर होता है? अब बात है किसके बराबर होता है? इस परिपथ में, उस परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे E से रखते हैं, उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है? उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। फिर से देखिए, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल सदैव परिपथ में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये नियम जो है किरचॉफ का, इसे हम वोल्टता का नियम या तो लूप का नियम कहते हैं। लूप का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बात किसी बंद पास में होती है। ये भी जो हमारा एक है, एक बंद पास है। ठीक है, तो किरचॉफ के दो नियम है, एक संधि का नियम, दूसरा क्या है? वोल्टता या लूप का नियम। संधि का नियम हमने आपको बता दिया कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इसमें क्या है? इसमें बहने वाली धारा तथा उसके जो संगत प्रतिरोध है उसका जो गुणा होता है वह इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। ठीक है।